नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज अपन शुरुआत करने जा रहे हैं हॉर्टिकल्चर की, उद्यान विज्ञान की शुरुआत करने जा रहे हैं। और उद्यान विज्ञान में सबसे पहले अपन इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे। ये अपना फर्स्ट पार्ट है। शुरुआत करते हैं अपन। तो शुरू करते हैं उद्यान विज्ञान को। तो उद्यान विज्ञान जो ये शब्द हैं, इसकी बात करें तो यह उद्यान, उद्यान का बेसिकली अगर अपन अर्थ निकाले तो अपन बोल सकते हैं बगीचा शब्द बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बगीचा। अर्थात उद्यान का या बगीचे का क्या है? विज्ञान। अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें उद्यान या बगीचे का अध्ययन करते हैं। तो अब उद्यान या बगीचा अगर अपन बोल रहे हैं तो उस केस में क्या होता है? बगीचे के केस में क्या करते हैं? जैसे जिस जगह पे आपका बगीचा होता है उसको चारों तरफ से इस प्रकार से सुरक्षात्मक किया जाता है, प्रोटेक्शन उसको दिया जाता है। यानी उसको चारों तरफ से इस प्रकार से पैक करते हैं कि उसके अंदर जो चीज अपन बो रहे हैं या जो भी अपन फसल लगा रहे हैं उसमें कोई भी आवारा पशु या कोई भी जंतु उसमें प्रवेश नहीं कर पाए और उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाए। इसके पीछे मुख्य या जो मेन जो कारण होता है वो ये होता है कि उस जगह पर बोई जाने वाली फसल का आर्थिक मूल्य बहुत ज्यादा होता है। तो जैसे उद्यान के अंदर या बगीचे के अंदर साधारणतया अपन फल, सब्जी या फूल का कल्टीवेशन वहां पे करते हैं, यानी एक बंद जगह के अंदर इसका कल्टीवेशन किया जाता है। तो यहां आपको ध्यान होना चाहिए। और यहां पे इसको अंग्रेजी में हॉर्टिकल्चर, और आपको ध्यान है जहां पे भी कल्चर आता है अंत में, उस शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा से होती है। किससे होती है? लेटिन भाषा से होती है। देख सकते हैं हॉर्टिकल्चर शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के दो शब्दों दैट इज द होर्टस। होर्टस का अर्थ है इनक्लोज्ड एरिया। इनक्लोज्ड एरिया यानी कि बंद जगह, और बंद जगह से तात्पर्य जिसे अपन बोल रहे हैं उद्यान बोल रहे हैं या बगीचा बोल रहे हैं। मैंने कहा कि चारों तरफ से उसको इस प्रकार से कवर करेंगे कोई भी आवारा पशु या जंतु उसमें प्रवेश नहीं कर पाए। एंड कल्चरा, कल्चरा का अर्थ होता है कल्टीवेशन, अर्थात बंद जगह में की जाने वाली खेती ही क्या है? उद्यान विज्ञान होती है, जो आपको पता होना चाहिए। अब उद्यान विज्ञान तो अपन ने शॉर्ट में बोल दिया कि बंद जगह पे जो खेती की जाती है उसको अपन उद्यान विज्ञान कह रहे हैं, लेकिन इसके अंदर भी वापस अलग अलग प्रकार की शाखाएं या अलग अलग प्रकार की फसल बोई जाती है, उसको अलग अलग नामों से अपन जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी क्या होता है? तो वैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे बहुत सारे फल दिखाई दे रहे हैं। तो पोमोलॉजी के अंदर जो है बेसिकली फलों का अध्ययन किया जाता है, फ्रूट्स का अध्ययन किया जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। और ये लॉजी आ रहा है, और ज्यादातर जिस शब्द के अंत में लॉजी आता है वह ग्रीक शब्द से इसकी उत्पत्ति होती है, लेकिन पोमोलॉजी इसका अपवाद है। यह बना है पोनम, पोनम प्लस लोगस। और आपको पता होना चाहिए पोनम का अर्थ होता है फ्रूट और लोगस का अर्थ होता है स्टडी, अर्थात फलों का अध्ययन। अब यह जो पोनम जो है यह एक लैटिन वर्ड है, और जो आपका लोगस है ये आपका एक प्रकार का ग्रीक वर्ड है, जो आपको मालूम होना चाहिए। तो यानी पोमोलॉजी जो है लैटिन प्लस ग्रीक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, और इसका अध्ययन जो है फलों का जो अध्ययन है वह पोमोलॉजी के अंदर किया जाता है, जो अपन इन डिटेल से आगे चल के बात करेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है ओलेरी कल्चर। कल्चर आ रहा है तो इससे इंडिकेट हो गया ये किस प्रकार का शब्द है, किस भाषा से बना है? लेटिन भाषा से बना है। ओलेरी, ओलेरी का बेसिकली मीनिंग निकलता है पोट हर्ब, अर्थात गमले के अंदर उगाए जाने वाली शाक। और गमले के अंदर उगाए जाने वाली शाक से सीधा सा तात्पर्य है यहाँ पे सब्जियों से इसका तात्पर्य निकलता है, वेजिटेबल से इसका तात्पर्य निकलता है। और ओलेरी कल्चर के अंदर अपन सब्जियों का अध्ययन करते हैं, जो आपको ध्यान होना चाहिए। देन तीसरे नंबर पर इसमें आता है फ्लोरिकल्चर। अब इसमें भी कल्चर आ रहा है, यह भी कौन सी भाषा का शब्द हुआ? लेटिन भाषा का शब्द हुआ, और इसके शब्द में आ रहा है फ्लोरी, यानी कि इसमें फूलों का अध्ययन किया जाता है, फ्लावर्स का इसमें अध्ययन किया जाता है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद आते हैं तो नेक्स्ट वन स्पाइसेस, मसालों का अध्ययन भी हॉर्टिकल्चर के अंदर होता है, जिसमें अपन सुनते हैं काली मिर्च हो गया, इलायची हो गया, जितने भी प्रकार के मसाले हैं वो सारी स्टडीज के अंदर करते हैं। इसके बाद इसके अंदर अपन एरोमेटिक, सुगंधित जितने भी प्लांट्स आ गए, इसके बाद मेडिसिनल औषधि महत्व के पौधे आ गए, सोनामुखी आ गया, अश्वगंधा आ गया, ये सारे अध्ययन अपन इसमें करते हैं। इसके बाद होता है पीएचटी। पीएचटी मींस द पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। क्या होता है? पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, यानी फल, सब्जी, फूल, इनको तुड़ाई के पश्चात जो है प्रसंस्कृत करके, प्रोसेसिंग करके कोई प्रोडक्ट अलग से बनाया जाता है, जिसमें आपने नाम सुना होगा, जेम का सुना होगा, जेली का सुना होगा, मुरब्बा का सुना होगा।
उन सारे का जो अध्ययन करते हैं अपन पीएचडी के अंतर्गत करते हैं, जो आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये तो बेसिक सी बात हो गई कि उद्यान विज्ञान क्या है और इसमें किस किस का अध्ययन करते हैं, जो यहाँ पे बताया हुआ है। अब अपन आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि फल उत्पादन का पोमोलॉजी की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, यानी महत्व क्या है फलोत्पादन का। तो सबसे पहला महत्व है आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व की इसकी बात करें, इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें, तो आर्थिक महत्व यानी जिससे अपने को आमदनी मिलती है, आय मिलती है, वो अगर बात करें तो इसमें प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक उत्पादन अपने को यहां से मिलता है। प्रति इकाई क्षेत्र में इसकी उत्पादन ज्यादा होगा, प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक आय अपने को यहां से प्राप्त होती है। इसके बाद बेरोजगारी की समस्या होती है, क्योंकि अपन किसी को दूसरों को भी इसमें रोजगार देने की संभावना रहती है, रोजगार दे सकते हैं। और अगर अच्छी पैदावार है तो अपन इसको विदेशों में भी बेच के विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी इसके द्वारा की जा सकती है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वन बात करें पौष्टिक महत्व की, इसकी बात करें कौन कौन से पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं, तो इसमें खनिज मिनरल्स का प्रचुर स्रोत ये माने गए हैं। सबसे ज्यादा कैल्शियम जो पाया जाता है वो लीची के अंदर 0.2% पाया जाता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद बात करें तो सबसे ज्यादा आयरन Fe जो है सूखे करंदे के अंदर 39% होता है, जबकि खजूर के अंदर 10.6% होता है। और आपको पता है कि आयरन जो होता है एनीमिया रोग नहीं होने देता है, यानी खून की कमी जो है नहीं होने देता है। तो एनीमिया से बचाव के लिए जो है आयरन के कंपोनेंट यानी कि सूखे करंदे और खजूर का सेवन करना लाभप्रद माना गया है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट वन अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट वन आपके सामने आ रहा है विटामिन की बात करें तो विटामिन में विटामिन ए जो होता है कैरोटीन जो है सबसे ज्यादा आम के अंदर पाया जाता है, फलों के अंदर 4800 IU इंटरनेशनल यूनिट है यह। देन पपीते के अंदर 2020 IU जो है विटामिन ए पाया जाता है। देन सबसे ज्यादा विटामिन B1 की बात करें तो यह काजू और अखरोट के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। देन विटामिन B2 की बात करें तो यह बेल या बिलपत्र के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। देन विटामिन सी की बात करें तो सबसे ज्यादा यह पाया जाता है बारबडोस चेरी, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लगभग 1400 मिलीग्राम पर 100 ग्राम में होता है। देन आंवला के अंदर 700 मिलीग्राम पर 100 ग्राम के अंदर होता है। देन अमरूद जिसमें 300 मिलीग्राम पर 100 ग्राम के आसपास जो है विटामिन सी होता है, और इसका सेवन करने से स्कर्वी नाम का रोग नहीं होता है, यह भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है किशमिश के अंदर, जो किससे बनाया जाता है, अंगूर से बनाया जाता है, रेजिन्स बोलते हैं इसको अपन, जिसमें 72% कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके बाद खजूर की बात करें इसमें 67.4% कार्बोहाइड्रेट्स होता है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद केले की बात करें इसमें 26.5%, और इसमें अपन कहते हैं क्विक एनर्जी अपने को मिलती है, अगर अपन केला खा लेते तो अपने को ऊर्जा बहुत जल्दी मिल जाती है, ये भी आपको पता हो जाना चाहिए। देन अपन इसमें नेक्स्ट वन बढ़ते हैं, आगे आता है प्रोटीन की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोटीन जो पाई जाती है वो काजू के अंदर पाई जाती है 21.2%। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है बादाम, जिसमें प्रोटीन जो है 20% पाई जाती है। देन अखरोट जिसमें प्रोटीन 15.6% पाई जाती है, जो भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वन बात करें वसा की बात करें, फैट कंटेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा जो वसा पाई जाती है अखरोट के अंदर पाई जाती है, जो 64.4% के आसपास होती है। इसके बाद वसा जो पाई जाती है 59% बादाम के अंदर पाई जाती है। इसके बाद 47% जो है वसा काजू के अंदर पाई जाती है, जो भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद अपन इसमें नेक्स्ट वन देखते हैं पैक्टिन की बात करें तो वैसे ये सबसे ज्यादा कटहल के अंदर पाया जाता है 3.6%, है ना। कटहल जिसे अपन जैक फ्रूट कहते हैं, हाइट बहुत ज्यादा होती है, जैक फ्रूट के नाम से जानते हैं, जिसमें यह पैक्टिन का प्रचुर स्रोत माना गया है। दूसरा आता है अपना अमरूद में 1.5% जो होता है पैक्टिन होता है। और आपको पता हो तो अमरूद जो है इस पैक्टिन कंटेंट की वजह से यह जेली के लिए सर्वोत्तम फल माना गया है। जेली के लिए सबसे बेस्ट फल कौन सा माना गया है, तो वह आपका अमरूद माना गया है। जबकि जेम की बात करते हैं उसके लिए सेब या एप्पल सबसे बेस्ट फल माना गया है। देन द नेक्स्ट वन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, एंजाइम्स की बात करते हैं। कुछ फलों का उपयोग एंजाइम्स की प्राप्ति के लिए भी करते हैं, जैसे पपीता हो गया, जामुन हो गया, इनसे एंजाइम्स यूज होते हैं। जैसे पपीता की बात करें तो इससे अपने को पेप्सिन नाम का एंजाइम जो है इससे अलग किया जाता है। देन रेशे के तौर पे देखा जाए तो रेशा जो है प्रचुर मात्रा में होता है, किसके अंदर, अमरूद के अंदर होता है, जिससे रेशे की प्राप्ति होती है।
देन कार्बनिक अम्लों की बात करें, किसके अंदर किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, तो जैसे बात करें मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल की बात करेंगे तो यह पाया जाएगा किसके अंदर, सेब के अंदर पाया जाता है, गाजर के अंदर जो है मैलिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल जो खट्टेपन का कारण होता है, ये सिट्रस ग्रुप के जितने भी फ्रूट होते हैं नॉन क्लाइमेटिक होने के पीछे साइट्रिक अम्ल ही होता है। अमरूद हो गया, टमाटर हो गया, इसके अंदर साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। देन द टार्ट्रिक अम्ल की बात करें तो यह मुख्यतया अंगूर के अंदर, लीची के अंदर, इमली के अंदर जो है टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन आता है औद्योगिक महत्व, कि फलों का उद्योगों के अंदर भी बहुत बड़ा महत्व है। जैसे पपेन उद्योग, पपेन वैसे आपको पता है पपीता से प्राप्त होता है, और पपीता के जो कच्चे फल होते, 3 माह कच्चे फल होते, उससे पपेन प्राप्त किया जाता है। और पपेन के अंदर क्या होता है, 72.2% जो होती है उसके अंदर प्रोटीन होती है। और आपको ध्यान होना चाहिए, पपीता की एक किस्म है को5 जो पपेन उत्पादन के लिए ही उगाई जाती है, और जिसकी पपेन प्रोडक्शन क्षमता जो होती है 1500 से 1600 केजी पर हेक्टेयर होती है को5 की, जो आपको ध्यान होना चाहिए। तो पपेन प्राप्त करने के लिए पपेन उद्योग के अंदर जो है पपीता का उपयोग होता है। रेशा उद्योग, रेशा उद्योग के अंदर केले का प्रयोग किया जाता है। बेवरेज उद्योग, बेवरेज उद्योग के अंदर जो विभिन्न प्रकार के बेवरेजेस बनाए जाते हैं, जैसे सेब से जो बनाते हैं सिडार बनाते हैं, इसी प्रकार से अंगूर से जो है शराब बनाई जाती है, काजू से फेनी बनाई जाती है, तो इनका भी औद्योगिक महत्व है। देन इसके बाद आता है कोकोपीट, आपने 2-3 नाम सुने होंगे, कोकोपीट, वर्मिकुलाइट, परलाइट। और ये सामान्यतया एक प्रकार का मीडिया बनाने के लिए काम में लेते हैं, जो नर्सरी में पौध तैयार करने के लिए काम में आता है। तो जो कोकोपीट होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है, नारियल से, कोकोनट से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसका भी एक औद्योगिक महत्व है जो अपने को पता होना चाहिए। इसके बाद आता है औषधीय महत्व की बात करें तो आंवला, आंवला जो होता है जिसे च्यवनप्राश बनाई जाती है, इसके साथ साथ एक त्रिफला यानी 3 फल से बना त्रिफला एक प्रोडक्ट है, जिसमें आंवला हो गया, हरड़ हो गया, बहेड़ा हो गया। ये ध्यान होना चाहिए कि भाई त्रिफला किससे बन रहा है। इसके बाद देखिए अपन बेल, बेल के फलों से मार्मेलोसिन, ये मार्मेलोसिन किससे प्राप्त होता है, बेल के फलों से प्राप्त होता है। ये भी एक प्रकार का औषधीय महत्व का होता है, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस इसकी होती है। धार्मिक महत्व की बात करें, बिल्व पत्र या बेल, आपने सुना होगा शिव जी को जो है बेल की पत्तियां चढ़ाई जाती है, बिल की पत्तियां चढ़ाई जाती है, तो शिव जी की पूजा में इसको काम में लेते हैं। इसके फलों का भी प्रयोग किया जाता है। और केला, केला भी जो है अपन शिव जी के या कहीं पे भी प्रसाद के रूप में भगवान के वहां काम में लेते हैं। और नारियल तो आप जानते हो सदाबहार है, जहां पे भी जिस भी मंदिर में जाएंगे अपन नारियल ले जाना अच्छा मानते हैं। तो ये प्रकार से धार्मिक महत्व के भी ये फल हैं जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, फलों का औषधीय महत्वता के केस में जो विटामिन का जो सेक्शन आता है, उस केस में अपन देखते हैं कि विटामिन ए, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, रेटिनॉल या कैरोटीन के नाम से जानते हैं, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी या ब्लाइंडनेस बोलते हैं इसको, या जेरोप्थिल्मिया बोला जाता है। एक तो आपको विटामिन का नाम, इसके बाद विटामिन की कमी से होने वाला रोग। फलों के कौन कौन से स्रोत है जो विटामिन में प्रचुर होते हैं, विटामिन ए के अंदर आम हो गया जिसमें 4800 आयु के आसपास होता है, पपीता जिसमें 2020 आयु के पास विटामिन ए होता है। सब्जियों में जो सबसे अच्छा प्रचुर स्रोत माना गया है वह है गाजर। इसके अलावा टमाटर हो गया, मटर हो गया, सलजम हो गया, चुकंदर, सलाद, बंद गोभी, पालक, मेथी, ये सारे जो हैं इसके अच्छे स्रोत माने गए। देन विटामिन बी1 जो है जिसे थायमिन के नाम से जाना जाता है, और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, बेरी बेरी रोग, जो आपको ध्यान होना चाहिए, एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। और फलों में इसका प्रचुर स्रोत कौन माना गया है, काजू माना गया है। सब्जियों में बात करें तो विटामिन बी के लिए सलाद, मटर, टमाटर, प्याज, बंद गोभी, बैंगन, हरी मिर्च, गाजर, शकरकंद, ये सारे के सारे जो है विटामिन बी के अच्छे स्रोत हैं। इसके बाद विटामिन बी2 को क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन बोलते हैं, और इसकी कमी से फाइटोफोबिया यानी छाले पड़ने की समस्या रहती है। और इसमें फल का अच्छा स्रोत, सबसे अच्छा स्रोत माना गया है बेल पत्र माना गया है। इसके बाद पपीता हो गया, लीची हो गया, और ज्यादातर सब्जियों में तो विटामिन बी2 होता ही है। इसके बाद नेक्स्ट वन बात करें विटामिन बी3 जिसे अपन नियासिन के नाम से यानी निकोटिनिक अम्ल के नाम से जानते हैं, और इसकी कमी की वजह से कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा नाम का रोग इसमें होता है। देन विटामिन बी5 जिसे अपन पेंटाथोनिक अम्ल के रूप में जानते हैं, और जिसकी कमी से बर्निंग फिट सिंड्रोम जो है देखने को मिल सकता है। देन विटामिन बी6 जिसे पायरिडोक्सिन के नाम से जाना गया है, और जिसकी वजह से चर्म रोग, स्किन डिजीजेस होती है। देन विटामिन बी9 जिसे जाना गया है बायोटीन के नाम से, या विटामिन एच और बोलते हैं इसको, विटामिन एच भी बोला गया है इसको, इसमें बालों का झड़ना मुख्य समस्या रहती है। देन विटामिन बी12
जिसे साइनोकोबालेमिन के नाम से जाना गया है। इससे एनीमिया यानी खून की कमी हो जाना ये इसका मुख्य लक्षण है। और इसमें कई बार पूछ लेते कौन सा तत्व होता है इसमें, तो कोबाल्ट, कोबाल्ट का नाम सुना होगा, जो विटामिन B12 के अंदर पाया जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वन बात करते हैं विटामिन सी की। और विटामिन सी जिसे बोला गया है एस्कोर्बिक अम्ल। कौन सा अम्ल बोलते हैं? एस्कोर्बिक अम्ल बोलते हैं। और इसकी कमी से जो होने वाला रोग है स्कर्वी रोग है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी किसमें होता है? बारबडोस चेरी में होता है, आंवले में, उसके बाद टमाटर, सलाद, मेथी, बंद गोभी, पालक, हरी मिर्च जो है विटामिन के अच्छे स्रोत माने गए हैं। इसके बाद विटामिन डी जिसे कैल्सीफेरोल के नाम से जाना गया है। और विटामिन डी की कमी से जो होता है रिकेट्स या ऑस्टोमलेशिया रोग होता है। इसके स्रोत कौन कौन से? अंडा हो गया, मछली हो गया, सभी सब्जियां जो है, और इवन सुबह की प्रातः काल की जो धूप होती है वह भी जो है आपके विटामिन डी का अच्छा स्रोत माना गया है, जो ध्यान होना चाहिए। देन विटामिन ई जिसे टोकोफेरोल या एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं, और इसकी कमी से स्टेरिलिटी यानी बांझपन आ जाता है। तो बांझपन नहीं आए इसके लिए विटामिन ई पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। और विटामिन ई का पर्याप्त स्रोत जो माना गया है हरी सब्जियां मानी गई है। देन आता है विटामिन के। और विटामिन के जो है जिसे नेप्थोक्विनोन के नाम से जानते हैं, जिसे रुधिर का स्त्राव होने लगता है, कोगुलेशन उसका नहीं हो पाता है। हरी सब्जियां और टमाटर जो है इसका सबसे अच्छा स्रोत माना गया है, जो आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वन अपन इसमें बात करते हैं, तो नेक्स्ट वन जो आता है ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो न्यू दिल्ली के अंदर है। इसके अनुसार प्रति व्यक्ति कितनी किसकी आवश्यकता होती है, तो सब्जियों की बात करें तो 300 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आवश्यकता सब्जियों की होती है, जिसमें 120 ग्राम जो सब्जियां है वह लीफी वेजिटल्स यानी पत्तियों वाली सब्जियां होनी चाहिए। लेकिन अगर अपन भारत की स्थिति की बात करें तो भारत में अभी जो वर्तमान में जो सब्जियां काम में अपन ले रहे हैं वो लगभग इसकी आधी ले रहे हैं। 140 से 150 ग्राम ही पर डे अपन सब्जी कंजम्पशन कर पा रहे हैं, इतनी सारी कंजम्पशन अपन नहीं कर पा रहे हैं। फलों की जो आवश्यकता है 120 ग्राम है, दलहनों की आवश्यकता 80 ग्राम है, देन अनाज 475 ग्राम है, दूध 280 ml। और दूध के केस में तो अपन 280 से ज्यादा ml जो है प्रति व्यक्ति काम में ले रहे हैं। इसमें राजस्थान तो अव्वल है, आपको पता होना चाहिए। विश्व में अगर सबसे ज्यादा दूध उत्पादन हो रहा है तो वो भारत के अंदर हो रहा है, और भारत के अंदर सबसे ज्यादा दूध उत्पादन अगर कहीं हो रहा है तो वह राजस्थान के अंदर हो रहा है। देन प्रोटीन की बात करें तो 60 ग्राम की आवश्यकता होती है, उसमें से 20 ग्राम प्रोटीन जो है वह पशु से प्राप्त यानी जंतुओं से प्राप्त प्रोटीन जो है पर डे मनुष्य को सेवन करनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं कि मनुष्य के लिए प्रतिदिन पोषक तत्वों की कौन कौन से पोषक तत्वों की कितनी आवश्यकता होती है। वैसे इसमें से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, आप घबराए नहीं, लेकिन एक बार देख लें कितनी कैलोरीज की पर डे मनुष्य को आवश्यकता होती है, 3000 कैलोरीज की। प्रोटीन कितनी चाहिए? 70 ग्राम के आसपास। देन कैल्शियम कितना चाहिए? 0.8 ग्राम चाहिए। लोहा कितना चाहिए? 12 मिलीग्राम चाहिए। देन आयोडीन की कितनी रिक्वायरमेंट होती है? 0.1 मिलीग्राम होती है। विटामिन ए कितना चाहिए? 5000 IU इंटरनेशनल यूनिट चाहिए। विटामिन बी की आवश्यकता कितनी होती है? 1.8 मिलीग्राम होती है। देन विटामिन सी की कितनी आवश्यकता होती है? 7.5 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। निकोटिनिक अम्ल की कितनी आवश्यकता होती है? 12 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। पोटेशियम की आवश्यकता कितनी होती है? 3 मिलीग्राम होती है। देन मैग्नीशियम की 0.35 ग्राम, देन कॉपर की दैट इज द 2 मिलीग्राम, देन मैग्नीज की 15 मिलीग्राम पर डे पर इंसान को अच्छा स्वास्थ्य बना रहे, इतनी आवश्यकता इन एलिमेंट की होती है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड कौन कौन से महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है या संस्थान है। तो उसमें सबसे पहले संस्थान आता है IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, यानी भारतीय उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान, जो हेसारगट्टा, कहां पे है? हेसारगट्टा के अंदर, बेंगलोर कर्नाटका के अंदर 1968 के अंदर इसकी स्थापना की गई। ये उद्यानिकी का सबसे इंपॉर्टेंट संस्थान है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद दूसरा आता है CISH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, और ये लखनऊ के अंदर यूपी के अंदर यह स्थापित किया गया है। देन आता है CIAH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, यानी शुष्क बागवानी। शुष्क बागवानी का केंद्रीय संस्थान जो है यह कहां है? यह बीकानेर के अंदर स्थापित किया गया है। यह भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है CITH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर द टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, और ये जो है श्रीनगर के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर स्थापित किया गया है, जो भी पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वन अपन यहां पे बात करें तो IIVR, ये भी महत्वपूर्ण है,
जो भारतीय जो है सब्जी अनुसंधान संस्थान की बात करें, यह वाराणसी के अंदर, यूपी के अंदर स्थापित किया गया है। देन काजरी, काजरी की स्थापना जो है 1959 के अंदर, 1959 के अंदर जोधपुर राजस्थान के अंदर की गई है, जो शुष्क क्षेत्र के अंदर जो है रिसर्च का कार्य कर रहा है। देन उसके बाद आता है क्रीडा, क्रीडा की बात करें तो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड, यह भी शुष्क खेती पर काम कर रहा है। इसकी स्थापना हैदराबाद के अंदर 1985 के अंदर की गई है। इसके बाद सबसे लास्ट वन अगर बात करें इसमें तो डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ द हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, यानी कि भारत की पहली या एकमात्र, भारत की पहली एवं एकमात्र उद्यानिकी विश्वविद्यालय, भारत का पहला और एकमात्र उद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 में नौनी, सोलन, हिमाचल प्रदेश के अंदर की गई है। यह प्रश्न भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं कि कौन कौन से राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजनाएं अपने देश के अंदर कौन से फल वृक्ष के केस में चल रही है, तो एनआरसी कौन कौन सी है। तो सबसे पहले लीची की बात करें तो लीची की एनआरसी मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर है। इसके बाद काजू की बात करें तो काजू की जो है पुतीर कर्नाटका के अंदर है। इसके बाद नींबू की एनआरसी कहाँ है, नागपुर के महाराष्ट्र के अंदर है। इसके बाद मशरूम की कहाँ है तो सोलन, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। इसके बाद अनार की बात करें तो इसकी एनआरसी सोलापुर, महाराष्ट्र के अंदर है। इसके बाद प्याज और लहसुन की बात करें तो इसकी एनआरसी नासिक, महाराष्ट्र के अंदर स्थापित की गई है। केले की एनआरसी की बात करें तो त्रिची, तमिलनाडु के अंदर है। वैसे ज्यादातर जो रिसर्च स्टेशन किसी फल या सब्जी या किसी फसल के बनाए जाते, ज्यादातर उन्हीं स्थानों पे बनाए जाते हैं जहां पे उनके उत्पादन की प्रबल संभावनाएं रहती है, या ज्यादातर वहां खेती उनकी की जाती है, जो बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं ऑर्किड की एनआरसी कहां है, गंगटोक सिक्किम के अंदर है। अंगूर की एनआरसी कहां है, पुणे, महाराष्ट्र के अंदर है, क्योंकि अपन जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर ही अंगूर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। देन बीजी मसाले, और यहाँ पे ये बीजी मसाला है तबीजी, अजमेर के अंदर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बीजी मसालों में राजस्थान का देश में पहला स्थान है, उसके बाद गुजरात का दूसरा स्थान है। तो इसीलिए बीजी मसालों का जो एनआरसी है वो राजस्थान में तबीजी के अंदर जो है स्थापित किया गया है। देन खजूर का कहां है, क्योंकि खजूर के उत्पादन में राजस्थान अग्रणी है, तो खजूर का कहां है, बीकानेर, राजस्थान के अंदर, क्योंकि शुष्क जलवायु के अंदर इसको उगाया जा सकता है। तो राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान के अंदर इसका जो है एनआरसी स्थापित किया गया है। इसके बाद राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा अलग अलग जो आपके फल हैं, सब्जी हैं, उनके उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए। तो कौन से का कहां है ये ध्यान होना चाहिए। जैसे नींबू का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां है, नांता फार्म, कोटा के अंदर स्थापित किया गया है। देन संतरा या ऑरेंज, झालावाड़, क्योंकि झालावाड़ के अंदर जो है सबसे ज्यादा संतरे का प्रोडक्शन होता है, इसलिए झालावाड़ में जो है क्या है, इसका जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित कर दिया गया। सब्जी की बात करें तो इसका जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां है, बूंदी के अंदर है। फूलों की बात करें तो इसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां है, सवाई माधोपुर के अंदर स्थापित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट वन बात करें खजूर, और खजूर जो है पश्चिमी राजस्थान की मुख्य फसल मानी गई है या फल माना गया है। तो खजूर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है सागर भोज का, एग्जाम में पूछा जाता है, जो जैसलमेर के अंदर स्थापित किया गया है, जो अपने को ध्यान होना चाहिए। इसके बाद अनार, अनार वैसे बेसिकली देखा जाए तो अनार का प्रोडक्शन जालोर साइड में ज्यादा होता है, लेकिन इसका जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वहां स्थापित नहीं करके कहां किया गया है, डिंडोल, बस्सी, जयपुर में किया गया है, क्योंकि यहाँ पे आने वाले भविष्य में संभावना बन रही है कि अनार का प्रोडक्शन यहाँ पे भी बढ़ सकता है, एरिया यहाँ पे भी बढ़ सकता है। इसके बाद बात करें अमरूद की, तो अमरूद का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस या उत्कृष्टता केंद्र जो स्थापित किया गया है, यह किया गया है देवड़ावास, टोंक के अंदर किया गया है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद बात करें अपन आम की या मैंगो की, तो इसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो स्थापित किया गया है वो खेमरी, धौलपुर के अंदर किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट वन आता है सीताफल, सीताफल का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है यह चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थापित किया गया है। फिर आता है एक और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, दैट इज द मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल प्लांट की बात करें, औषधीय पौधों की बात करें, तो औषधीय पौधों का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो स्थापित किया जा रहा है वह किया जा रहा है मावली के अंदर, ये उदयपुर के अंदर पड़ता है। यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है प्रस्तावित है, जो भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद ये सारी चीजें होगी, जनरल इंट्रोडक्शन क्या है हॉर्टिकल्चर का वो देखा, कौन कौन सी चीजों का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है वो देखा। इसके बाद इसमें फलोत्पादन का या फ्रूट प्रोडक्शन का या पोमोलॉजी का क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया, इन डिटेल बात की कि विटामिन का कौन सा सोर्स है, मिनरल्स का कौन सा सोर्स है, फैट का कौन सा सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट का कौन सा सोर्स है, वो अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया। इसके साथ साथ विटामिन के जो नाम है वह क्या है,
उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, इसके साथ साथ उनके प्रचुर स्रोत कौन से, जो फल हैं वो हैं कौन से हैं, सब्जी कौन सी, वो अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया। कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हैं जो इससे रिलेटेड है, वो अपन ने यहाँ पे बात की। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कौन से हैं वो बात की। एनआरसीज कौन सी, वो अपन ने यहाँ पे बात की। इसके बाद रिमेनिंग जो भी पार्ट है वो अपन अगली क्लासों में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।